हेलो डियर स्टूडेंट, टारगेट सेमेस्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का परीक्षा 7 को हो, यानी बहुत ही करीब है, एकदम पास है। एग्जाम हॉल में बैठने से पहले मैं आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। इसको एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा। और जो भी आपको पढ़ाया गया है, अगर टाइम नहीं है तो आप वीडियो को शॉर्ट करके देख सकते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सभी आपको पढ़ाई गई है। उसी से मैं क्वेश्चन कुछ निकाली हूँ, ताकि मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि क्वेश्चन आपको हॉल में भी देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनर तो मैं नहीं हूँ, ना ही मैंने पेपर बनाया है, तो यूनिवर्सिटी बनाई है, तो आप लोग जान ही रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया है कि क्वेश्चन ऐसे आपको मैं सॉल्व कराऊं, ताकि आप परीक्षा में बैठे तो जरूर कुछ आपको उसमें से नजर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कैसा है, कैसा एग्जाम में आता है, ये आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। अगर आपके पास टाइम है एक दिन का, तो आप रिवीजन कर सकते हैं। जो पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है, एक बार देख सकते हैं। क्या है कि जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है, आप कवियों के बारे में जाने, उनके रचनाओं के बारे में जाने, उनके जन्म के बारे में जाने, और जो जिन्होंने पुस्तक को संपादन किया है, चाहे बिहारी को, चाहे घनानंद को, चाहे तुलसी को, चाहे कबीर को, चाहे गोरखनाथ को, जितना भी सिलेबस में लगा है, एक बार आप जरूर, मैं फिर कहती हूँ कि एक बार आप जरूर उसको अपने नोटबुक में लिखें कि कबीर का संपादन, जो कबीर ग्रंथावली है उसका संपादन कौन किया है, जो गोरखवाणी है उसका संपादन कौन किया है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको जरूर उसमें से देखने को मिल ही जाएगा, कवियों के बारे में, जन्म और मृत्यु, उनकी रचनाओं के बारे में। बाकी जो कविता, जो काव्य पाठ लगा हुआ है आपके सिलेबस में, वो काव्य पाठ मैंने आपको पढ़ाया है। उसमें से कहीं से भी किसी की पंक्ति उठा करके पूछता है, तो मुझे आई होप कि आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको उसको पढ़ाया है। ठीक है, यही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता है, जो पढ़ाया गया है वही से आएगा, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोरखनाथ के गुरु। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरख जो बानी है उसका संपादन किसने किया है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। कितनी रचनाओं को टोटल मान करके संग्रह किया है, ये भी आपको पढ़ाया गया है कि 14 रचनाओं को प्रमाणिक मान करके उन्होंने गोरख बानी का संपादन किया है। किसका, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के बारे में आपको पढ़ाया भी गया है कि कौन है। ठीक है, तो गोरखनाथ का यहाँ पे गुरु का नाम पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, गोरखनाथ के गुरु का नाम। तो आप देखेंगे गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है, मत्स्येंद्र नाथ था। ठीक है, क्या नाम है, तो मत्स्येंद्र नाथ था। जो आप देखेंगे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ अपने गुरु गोरखनाथ ऐसे योग साधना के, मतलब आप देखेंगे समाज सुधारक और विचारक थे। उन्होंने अपने गुरु को कुछ ऐसे अवस्था में पा लिया था कि जो उन्हें एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ, और वहीं से उन्होंने सिद्ध साहित्य से उन्होंने एक अलग मार्ग की स्थापना की, नाथ पंथ की। ठीक है, और नाथ पंथ की स्थापना किसने की, तो गोरखनाथ ने की। और गोरखनाथ के गुरु कौन है, तो मत्स्येंद्र नाथ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक, ठीक है, कितने ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन किया है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको पढ़ाया भी गया है। तो 14 ग्रंथों को, कितने ग्रंथों को, तो 14। पहला संस्करण था उसमें 13 संस्करण आया था। ठीक है, 13 ग्रंथ आए थे, लेकिन जब दूसरा संस्करण आता है तो 14 ही माना गया है। और ये हर जगह क्वेश्चन है कि कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है, तो 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है, हसीबा बोलीबा रहीबा रंग, क्राम काम क्रोध न करीबा संग। ये जो पंक्ति है किसकी है, मुझे लगता है आप लोग एकदम पकड़ लेंगे कि किसकी पंक्ति है। तो किसकी है, गोरखनाथ की है। किसकी पंक्ति है, गोरखनाथ की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख का समय मानी है।
ठीक है, समय माना है। कहीं कहीं आपको मिसप्रिंट हो जाएगा, मिल जाएगा देखने को। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ का समय कब माना है, तो आप देखेंगे 11वीं शताब्दी। राहुल शंकरत्यायन को भी मैंने पढ़ाया है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी मानते हैं, ये भी मैंने पढ़ाया है। और आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, वो आपके पीडीएफ में उपलब्ध है, किन्होंने कब कब माना है। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने जो पुस्तक संपादन किया है, तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पूछा जा सकता है कि उन्होंने गोरखनाथ का समय कब माना है, तो 11वीं सदी मानी है। कितनी मानी है? 11वीं सदी मानी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन है योग सिद्धांत पद्धति, ठीक है। योग सिद्धांत पद्धति किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो गोरखनाथ का शब्द पद, जितनी भी रचना है मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है, योग सिद्धांत पद्धति किसकी रचना है, तो गोरखनाथ की है, ठीक है। तोता ए हिंद किस कवि को कहा जाता है? तोता ए हिंद किस कवि को कहा जाता है, ये आपको मैंने पढ़ाया है। एक बार अमीर खुसरो के बारे में देख लीजिएगा कि तूतीय हिंदी और तोता ए हिंद, इसको आपके पीडीएफ में उपलब्ध होगा, एक बार जरूर देख के जाइएगा। और ये तोता ए हिंद किस कवि को कहा जाता है, तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। खलिक बारी, ठीक है। खलिक बारी फारसी भाषा हिंदी प्रस्तुतः, फारसी क्या है? फारसी हिंदी का क्या है? शब्दकोश है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको पढ़ाते, जब मैंने अमीर खुसरो को पढ़ाया था, तो खलिक बारी में मैंने चर्चा की थी कि ये शब्दकोश लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी। जब व्यापार एक दूसरे देश में आ रहे थे, हिंदी सीखने की जब बात आई, तो आप देखेंगे अमीर खुसरो हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। और खलिक बारी में हिंदी और फारसी का क्या है? एक तरह से शब्दकोश है, ठीक है। क्या है? शब्दकोश है। और किसकी है? अमीर खुसरो की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है? मैंने आपको पढ़ाया भी था, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। और अमीर खुसरो का जन्म कब है? एक बार जरूर आप देख लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है, सभी कवियों का जन्म आप देख लीजिएगा, ठीक है। 1253 ईस्वी के हैं। अमीर खुसरो कब है? 1253 ईस्वी के कवि माने गए हैं, ठीक है। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम है, ठीक है। क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश। यह प्रस्तुत पंक्ति किस कवि ने कब लिखा था? अमीर खुसरो ने यह प्रस्तुत पंक्ति कब लिखा था? तो अपने गुरु के मृत्यु के, ठीक है, जब उनके गुरु की मृत्यु हो जाती है, तो शोकवश यह कविता उन्होंने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तोता है हिंद, ठीक है। अबुल हसन तूतीय हिंद खुसरो। यहाँ पे पूछा जा रहा है वास्तविक नाम, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो कौन बताएगा? ये अबुल हसन इनका वास्तविक नाम है। ये सारी आप देखेंगे उपाधियां हैं, ठीक है। क्या है? उपाधियां हैं, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या है आप देखेंगे तो अबुल हसन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति का जन्म माना जाता है। विद्यापति और अमीर खुसरो में आप देखेंगे कहीं ना कहीं शताब्दी का अंतर है। कितना अंतर है? शताब्दी का अंतर है, यानी 100 वर्ष का अंतर है। तो विद्यापति का जन्म कब माना जाता है? तो आप देखेंगे विद्यापति का जन्म माना जाता है 1350 ईस्वी।
कब माना जाता है? 1350 ईस्वी विद्यापति का जन्म माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? विद्यापति के गुरु का क्या नाम है? ठीक है, तो क्या नाम है? इसका ऑप्शन एक ही रखा गया है, इतना देख लीजिए, पंडित हरि मिश्र। विद्यापति के गुरु का क्या नाम है? पंडित हरि मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? आपने जो विद्यापति की पदावली पढ़ी है उसमें राधा और कृष्ण का जो श्रृंगार वर्णन भी आपने पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है, वहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आशा करती हूँ कि आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, पर ये क्वेश्चन विद्यापति की पदावली मैथिली भाषा में है। किस भाषा में है? मैथिली भाषा में है। ठीक है, किस कवि को मैथिल कोकिल अभिनव जयदेव कवि शेखर आदि उपाधि से नवाजा गया है? किस कवि को? ठीक है, कोकिल, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, जितनी भी उपाधियां हैं, कवि शेखर आदि उपाधि से नवाजा गया है। तो देखेंगे आप विद्यापति को। किसको नवाजा गया है? विद्यापति को। ठीक है, विद्यापति के पदावली का संपादन किसने किया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने। किसने किया है? विद्यापति के जो पदावली है उसका संपादन किसने किया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, सर्वप्रथम विद्यापति को किसने रहस्यवादी कवि कहा है? सर्वप्रथम विद्यापति को रहस्यवादी किसने कहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? कबीर ग्रंथावली का संपादन किसने किया है? तो आप देखेंगे श्याम सुंदर दास ने। यह आपके सिलेबस में दिया हुआ है कबीर ग्रंथावली। और कबीर के बारे में आप जानते ही होंगे गोरखनाथ से कितना प्रभावित हैं। कुछ कुछ बस अंतर, भाषा का अंतर मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे विचार जो सिद्धांत हैं गोरखनाथ और गोरखनाथ के सिद्धांतों से कौन कबीर ज्यादा प्रभावित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, कबीर की भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली सधुकड़ी भाषा है, यह किसने कहा है? अब कबीर की भाषा कैसी है? क्वेश्चन आपसे यह भी देखने को मिल जाएगा। पंजाबी भी है, आप देखेंगे राजस्थानी है, पंजाबी है। ठीक है, राजस्थान और पंजाब देखेंगे आसपास है, वहां की भाषा भी उनको मिली है। और क्या है कि खड़ी बोली के साथ साथ आप देखेंगे सधुकड़ी, कई भाषाएं हैं। और ये बात किसने कही है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया था, और कब किया था? तो देखेंगे 1464 में। जो बीजक, जो धर्मदास, कबीर का जो वाणी का संग्रह है, उनका जो संपादन है, संग्रह किसने किया था? तो धर्मदास। और धर्मदास कौन थे? कबीर दास के शिष्य थे। और कितने भागों में यह किया गया है? जो बीजक है उसका भाग इस तरह देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि इसमें 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप देखेंगे बीजक का संपादन किसने किया है? तो धर्मदास ने किया है। और बीजक में किसके वाणी का संग्रह है? तो कबीरदास का संग्रह है। और बीजक कितने भागों में है? ये कई तरह से क्वेश्चन है, मैंने इस दृष्टि से रखा है ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप गलत करके नहीं आए। ठीक है, तो कितने भाग में है? 3 भाग में। साखी कौन कौन से हैं? साखी है, सबदी है, रामायणी है। ठीक है, 3 भागों में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर किसके विरोधी थे?
कबीर किसके विरोधी थे? मूर्ति पूजा के, पाखंड के, जातिवाद के, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, इन सभी के विरोधी थे। कबीर का जब सिद्धांत पढ़ेंगे, उनके विचारों को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, और पढ़ा भी होगा आपने। और अगर इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो आप बिल्कुल गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की बाड़ी क्या है? कबीर की बाड़ी में गुरु का क्या स्थान है? कबीर की जो बाड़ी है, आपने कबीर गुरु को अंग आपने आपके सिलेबस में लगा हुआ है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो कबीर की बाड़ी में गुरु का स्थान क्या है? तो आप देखेंगे ईश्वर से भी ऊंचा स्थान गुरु को दिया है। ठीक है, ईश्वर से भी ऊंचा स्थान गुरु को दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब और कब से कब तक माना जाता है? यानी इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो उनका जन्म, एक उनकी मृत्यु। ठीक है, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखिए क्या है क्वेश्चन उनका। तो 12 उनका जन्म पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे 1498 से 1590 ईस्वी, 1498 से 1590 ईस्वी माना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर क्या है? 23, पद्मावती के विषय में नागमती, पद्मावती विषय जो वस्तुतः विषय है, नागमती, पद्मावती और रत्नसेन के प्रेम। ठीक है, पद्मावती विषय में नागमती, पद्मावती और रत्नसेन के प्रेम पर प्रेम कहानी पर आधारित जो पद्मावत है वह कितने खंड में है? प्रश्न यहां से बन सकता है कि जो खंड है ना, आपने जो पद्मावती और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना लगी है, और उसमें जो कितने खंड है उस पुस्तक में दी हुई है। जो रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है पद्मावती, उसमें खंड दिया हुआ है। ठीक है, और कितने खंड में है? तो 57 खंड है। कितने खंड है? तो 57 खंड है। खंड को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। पद्मावती कितने खंड में है? तो 57। आप ऐसा प्रश्न आएगा तो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 24। ठीक है, पद्मावत का समय 927 हिजरी माना जाता है। ठीक है, तर्क संगत सही लगता है। और 927 हिजरी का अर्थ क्या होगा? 927 हिजरी कहा जाता है कि पद्मावती की रचना बाबर के समय में, ठीक है, रचना शुरू हुई और 20 वर्ष लगे थे। 927 यानी 1520 ईस्वी में उन्होंने रचना की थी, और पूरा कब हुआ था? 1540। ठीक है, आज इस तरह का अगर 1540 में देखिए पूरा हुआ था। ठीक है, पूरा किया कितना? तो इस रचना का पूरा किया था जायसी ने, पद्मावती। ठीक है, पद्मावती को पूरा किया था कब? तो 940 में। तो 927 का हिजरी का अर्थ होता है 1520। 927 का हिजरी और 947 जब हिजरी आएगा तो 1540 होता है। ठीक है, फिर से मैं यहां से लिख रही हूं, 927 हिजरी में आप 1520 बोलेंगे। अगर 947 हिजरी आएगा तो 1500 क्या होगा? 40 होगा। ठीक है, 1540 होगा। इसको आप गलती नहीं करिएगा अगर इस तरह से प्रश्न आ जाता है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है जिसकी भाषा क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था पद्मावती का और रामचरितमानस का, ये दोनों का भाषा में थोड़ा डिफरेंट है। मैंने जब आपको तुलसी को पढ़ाया था और जब जायसी को पढ़ाया था तो वही मैंने भाषा को क्लियर किया था। और यहाँ पे वही प्रश्न मैं पूछ रही हूँ कि प्रश्न क्या है आपका? पद्मावत को हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्य क्या है? प्रबंध काव्य है। पद्मावत एक तरह से आप देखेंगे प्रबंध काव्य है, और इसकी भाषा क्या है? तो ठेठ अवधि है। अवधि और ठेठ अवधि में मैंने अंतर पढ़ाते समय ही आपको बता दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मानसरोवर खंड में जो आपका सिलेबस में लगा हुआ है, मानसरोवर खंड, ठीक है, में किसके स्वरूप का वर्णन है? तो आप देखेंगे पद्मावती के। मानसरोवर जब खंड है, जब वहां पद्मावती नहाने स्नान करने जाती है, तो वहां पे जब अपने केस को खोलती है और उसके जो नेत्र हैं, उसके जो नक्शे का वर्णन वहां पे होता है, कई सारे चीजों का वर्णन होता है। तो पद्मावती के सौंदर्य का जो वर्णन होता है मानसरोवर खंड में, जब वो नहाने जाती है तो वहां देखते हैं कितनी मनोहर ढंग से, कितनी सुंदर ढंग से जायसी ने वहां प्रस्तुत किया है पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन। ठीक है, ये आप नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सूरदास के अमर कीर्ति का आधार ग्रंथ कौन सा है? एक रचना है सूरदास का जिससे उन्हें अमर कीर्ति यानी वो बहुत प्रसिद्ध हो गई, वो कौन सी रचना है? तो आप देखेंगे सूरसागर। सूरसागर में कितने स्कंद है? तो 12 स्कंद है। आप देखेंगे जो 9वां स्कंद है, 10वां स्कंद, इसमें अब सूरसागर का जो बाल लीला का वर्णन है वहां से उठाया गया है। ठीक है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद में जो वात्सल्य वर्णन है, आप देखेंगे कृष्ण की जो लीला का गान हुआ है वहां से सूरदास ने उठाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के सम्राट कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? तो सूरदास कहे जाते हैं। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर के भ्रमर गीत में कौन से रस को शिखर माना गया है? जो भ्रमर गीत है उसमें कौन से रस का शिखर है? इसमें जब भ्रमर गीत का आपने जब भ्रमर गीत पढ़ा था, जो आपके सिलेबस में लगा है भ्रमर गीत, मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो आप देखेंगे मथुरा वृंदावन से जब मथुरा कृष्ण चले जाते हैं और उधो उन सखियों के पास, गोपियों के पास कृष्ण का जो संदेश लेके आते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे दोनों के वियोगा, कृष्ण अलग वहां वियोगावस्था में, गोपियां यहाँ वियोगावस्था में है। तो यहाँ यह आप बिल्कुल श्रृंगार नहीं लगाइएगा, वियोग रस लगाइएगा। क्या है? तो आप देखेंगे श्रृंगार क्या है, इसमें रस क्या है? वियोग का शिखर माना जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भ्रमर गीत में पदों की संख्या कुल कितनी है? जो कुल पद हैं उसमें मैंने आपको यह भी बताया था 12 से 21 यानी 47वें अध्याय में जो भ्रमर गीत है, कौन से? 47वें अध्याय में। ठीक है, 47वें अध्याय के 12 से 21, ठीक है, 12 से 21 पद लिया गया है और इसमें टोटल कितने संख्या इसकी कितनी है? तो 700 है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? तो 700 है। अगला प्रश्न देखिए, भ्रमर गीत को उपालंब का काव्य व ध्वनि काव्य किसने कहा है? भ्रमर गीत को उपालंब काव्य व ध्वनि काव्य किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, सामान्यतः तुलसी का जन्म संवत में अगर देखेंगे तो 1589 और ईस्वी में देखेंगे तो 1532। ठीक है, तुलसी का जन्म 1500 वस्तु सामान्यतः माना जाता है और इनकी मृत्यु कब मानी जाती है? इनकी मृत्यु कब मानी जाती है? कौन बताएगा? तो 1623 ईस्वी में। कब मानी जाती है? 1623 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम क्या है? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों मैंने आपको पढ़ाया था, क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, दीक्षा गुरु कौन है? नरहरिया है। ठीक है, ये क्या है? दीक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु। ठीक है, अगर दोनों में कोई भी आए तो आप गलत नहीं करके आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दीक्षा गुरु कौन है? नरहरिया। और शिक्षा गुरु कौन है? तो आप देखेंगे शेष सनातन है। कौन है? शेष सनातन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर क्या है? 34 है। ठीक है, रामचरित
रामचरितमानस जो 7 कांडों में है और छंद क्या है, दोहा और चौपाई है। रामचरितमानस में जो छंद क्या है, दोहा और चौपाई है, और कितने कांडों में है, 7 कांड में। कौन कौन सा, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। ठीक है, ये 7 कांड है, और 7 कांडों में इसकी जो छंद है, टोटल छंद आप देखेंगे 1074। टोटल छंद कितने है दोहा और चौपाई का, 1074 है। इसकी रचना पूछा जा रहा है कब मानी गई है। जो रामचरितमानस है, अगर इस प्रश्न को आप पढ़ लेते हैं, प्रश्न ये भी आ सकता है कि रामचरितमानस कितने खंडों में या फिर कितने कांडों में, 7 कांड में है, कौन कौन से छंद हैं, दोहा और चौपाई है। प्रश्न ये भी बन सकता है टोटल कितने छंद है, तो 100 यानी 1074 छंद है। आप देखेंगे इसकी रचना कब मानी गई है, तो संवत 1631 में मानी गई है, संवत 1631 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विनय पत्रिका रचना जिसमें कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ राम से फरियाद की है, किसकी है। जो विनय पत्रिका है किसकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है। यह भी क्या इसके कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ राम से फरियाद किया गया है। ठीक है, और इस तुलसीदास की रचना है, किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, राम के राज्याभिषेक से लेकर उनके वनवास तक का वर्णन किस कांड में है। जो आपने पढ़ा है, आपके सिलेबस में भी है, मैं आपको बता देना चाहती हूं कि जो इसका वर्णन है किस कांड में है। तो आप देखेंगे जो अयोध्या कांड है, राम के राज्याभिषेक से लेकर वनवास गमन। ठीक है, कैकेयी यहीं पर मांगती हैं राम का वनवास, आपने पढ़ा भी है अयोध्या कांड में, तो यहां से यहां तक का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीराबाई के गुरु का क्या नाम है। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, तो रैदास है। ठीक है, मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, तो रैदास है। अगला क्वेश्चन है 38, क्वेश्चन नंबर 38, मीराबाई के काव्य को सामान्यतः कौन कौन सी भाषा का पुट मिलता है। मीराबाई के काव्य में सामान्यतः कौन कौन सी भाषा का पुट मिलता है, तो आप देखेंगे राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा भी है, गुजराती भाषा भी मिल जाएगा, खड़ी बोली व पंजाबी मिल जाएगा। यानी उपरोक्त क्या है, सही है, सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी आंसर इसके सही हैं। ठीक है, अगर पूछा कोई भी ऑप्शन आपसे पूछ दिया जाए तो आप गलत करके नहीं आएंगे। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा भी है, गुजराती भी है, खड़ी बोली पंजाबी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, मीराबाई ने कृष्ण की कल्पना किस रूप में की है। ईश्वर के रूप में की है, मित्र के रूप में की है, गुरु के रूप में की है, कि पति के रूप में की है। आपने जब पढ़ा था, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और किस रूप में उनको देखा है, तो पति के रूप में देखा है। कहती है मीराबाई कि कृष्ण ही तो एक पुरुष है, बाकी सब स्त्री हैं, यानी उनको पति के रूप में यहाँ पे वो देखती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की रचना कौन सी है। मीराबाई के रचना का नाम गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, या फिर उपरोक्त सभी। सभी क्या है, रचनाएं जो है मीराबाई की है। मैं एक बार फिर से आप सभी से कह देना चाहती हूँ कि जितने भी कवि, उनके रचनाओं में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। 12 कवि हैं, 12 ज्यादा है नहीं। साहित्य का जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अभी फिलहाल 12 ही कवि हैं, उनके मुख्य मुख्य रचनाओं को एक बार देख के आप जरूर जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और कैसे आ सकता है। एक आइडिया के तौर पे मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया करके आइए, अच्छा क्वेश्चन करिए, पढ़ के जाइए, और परीक्षा में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, जो आप पढ़ के जाएंगे वहीं से आना है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।